नमस्कार दोस्तों, बच्चे आवाज आ रही है? सभी लोगों को ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है? शुरू करूं सेशन के साथ? जल्दी से बताएंगे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करके। ऑल गुड। कौन सा रिकॉर्डेड लेक्चर काम नहीं कर रहा? सब तो कर रहे हैं बच्चे, सब करेगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो ठीक हो जाएगा। चलो अब आ जाओ बच्चे इस सेशन में। अब ये जो सेशन है ये हमारा सेकंड पार्ट है। मतलब जो हमने फर्स्ट सेशन लिया जहां पे हमने ट्रायल ऑफ वारंट केसेस की बात कर रहे थे मजिस्ट्रेट के बारे में, तो पहले कंपोनेंट के अंदर मतलब सेक्शन 238 से लेके 43 तक हमने समझा ऐसे केसेस के बारे में लॉ जहां पे केस की शुरुआत हो रही है पुलिस रिपोर्ट के आधार पर। किसके आधार पर? पुलिस रिपोर्ट के आधार पर। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट, हम लोग सेकंड पार्ट के साथ शुरुआत करेंगे। यहाँ पे है तो वारंट केस ही और उसका ट्रायल भी मजिस्ट्रेट को ही चलाना है, पर यहाँ पे ये जो केसेस आ रहे हैं इनका जो कॉग्निजेंस लिया गया है वो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर नहीं लिया गया है। ठीक है, तो कंप्लेंट है बेसिस ज्यादातर केसेस में। तो ऐसी सिचुएशंस में बच्चे देयर आर 4 सेक्शंस दैट अप्लाई। सेक्शन 244, सेक्शन 245, सेक्शन 246 और सेक्शन 247। ये 4 सेक्शंस को फटाफट से खत्म कर लेते हैं बच्चे, हाफ एन आवर में 9:30 बजे तक इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट है हमारा कंक्लूजन वाला, 3 सेक्शंस है उसके अंदर, फिर उसको फिनिश ऑफ करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से देखो, कॉन्टेक्स्ट को समझो। अब सारा दिमाग सारा ध्यान केंद्रित कर लो मेरे ऊपर, इस बोर्ड के ऊपर। देखो बच्चे, पहले तो बिल्कुल लॉजिकल सी बात बताता हूं मैं आपको। ये ऐसा क्यों किया गया है? हमने ये सवाल तो पूछा ही नहीं। ये बात समझ में आती है कि मजिस्ट्रेट का ट्रायल है, चलो ठीक है, उसको आपने कोर्ट ऑफ सेशन से अलग कर दिया, ठीक है। चलो आपने वारंट केसेस और सम्मन केसेस का ट्रायल अलग कर दिया क्योंकि वारंट केसेस कंपैरेटिवली सीरियस होते हैं, चलो ये बात भी समझ में आती है। पर ये क्या बात हुई कि वारंट केस में ही अगर कोई केस पुलिस रिपोर्ट के आधार पर है तो ये वाले सेक्शंस लगेंगे, कंप्लेंट के आधार पर है ये वाले सेक्शंस लगेंगे? ये कौन सी बात है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्या आपने सोचा कि व्हाट वुड हैव बीन द लॉजिक कि हमने 238 से लेकर 43 तक ऐसे केसेस की बात करी जहां पे पुलिस रिपोर्ट थी, मतलब 173 अप्लाई हो रहा था, और यहां पर अब हम बात करने वाले हैं ऐसी सिचुएशन में जहां पे कंप्लेंट है। ऐसा क्यों है? हम क्यों डिमार्केट कर रहे हैं दोनों बेसिस पे? चलो कॉग्निजेंस के टाइम पे डिमार्केट कर रहे थे क्योंकि वो सोर्स अलग था, इंफॉर्मेशन का सोर्स अलग था। एक जगह पे एफआईआर थी, पुलिस रिपोर्ट थी, वहां से आ रही थी सारी जानकारी, एक जगह पे डायरेक्ट कंप्लेन थी। यहां पे ट्रायल चलाते वक्त हमने फर्क क्यों किया है? बच्चे बड़ा प्रैक्टिकल रीजन है इसके पीछे। देखो बच्चे, जब भी किसी केस की कॉग्निजेंस ली जाती है पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, तो वहां पे बच्चे डॉक्यूमेंटेशन की बिल्कुल कमी नहीं होती है, क्योंकि एफआईआर होती है। पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती है उसके सारे रिजल्ट्स होते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन किया है तो गवाहों की गवाही भी हुई होगी, किसी चीज की रिकवरी भी हुई होगी, डॉक्टर वॉक्टर की रिपोर्ट्स भी होंगी। जो मैंने पूरा आपको सेक्शन 173 पढ़ाया था ना, इतनी लंबी लिस्ट थी जिन सारी चीजों को पुलिस रिपोर्ट के साथ भेजना होता है। तो वो इतना सारा डेटा, इतना सारा कंटेंट होता है किसी भी ऐसे केस में जो पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे आया होता है। तो उसमें बच्चे इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं होती, अच्छा खासा कंटेंट हमारे पास होता है जिसके बेसिस पे हम ये सारे फैसले ले सकते हैं, जैसे ट्रायल चलाना है या नहीं, एक्यूज को डिस्चार्ज करना है या नहीं। ये सारी बातें जो हमने पढ़ी अभी पिछले कुछ सेक्शंस के अंदर। पर वहीं जब किसी केस की कॉग्निजेंस कंप्लेंट के आधार पर ली जाती है, सुओ मोटो ली जाती है, इंफॉर्मेशन पे ली जाती है, यहां पे बच्चे डेटा की एक बेहद कमी महसूस होती है, क्योंकि यहां पे ना ही गवाहों की कोई गवाहियां हैं बहुत ज्यादा, और ना ही कुछ हमारे पास बहुत ज्यादा मटेरियल है जिसके बेसिस पे हम अपना ओपिनियन को फॉर्म कर पाएंगे। मतलब मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो इन सारी बातों का फैसला कर पाएंगे कि उनको ट्रायल चलाना है या नहीं चलाना है। राइट, दैट इज द रीजन एंड दैट इज द लॉजिक कि हमने ऐसे केसेस को अलग रखा है ऐसे केसेस से जहां पे पुलिस रिपोर्ट है। तो बच्चे देखो, ये जो प्रैक्टिकलिटी, ये जो रीजन मैंने आपको बताया, ये आपको दिखाई देगा इन सेक्शंस के अंदर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। फटाफट से देखो, जो सबसे पहला सेक्शन है बच्चे वो है सेक्शन 244। और 244 स्टार्ट ही होता है कौन सी स्टेज से? प्रोसिक्यूशन के एविडेंस की स्टेज से। देखो,
जब भी कोई वारंट केस मजिस्ट्रेट साहब के सामने लाया जाता है जहां पे पुलिस रिपोर्ट बेसिस नहीं है, उसका कंप्लेंट है या फिर जो बाकी की सिचुएशन मैंने आपको बताई, ऐसी स्थिति में अगर मजिस्ट्रेट साहब चाहें तो वो प्रोसीड कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और प्रोसिक्यूशन की कहानी सुन सकते हैं सारी की सारी, और सारे का सारा जो एविडेंस लेके आए हैं प्रोसिक्यूटर साहब अपनी बातों के सपोर्ट में, उनको भी मजिस्ट्रेट साहब पूरा का पूरा भाव देते हैं, उसको पूरा का पूरा कंसीडर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसे केसेस में क्योंकि पुलिस रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास पहले से ही अच्छा बैकअप नहीं है कहानी का, तो हमें समझना पड़ता है यहां पे एक्चुअल में प्रोसिक्यूटर का केस क्या है, मतलब क्या आरोप लगाए हैं, किस आधार पर लगाए हैं, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या एविडेंसेस हैं। बिल्कुल फ्रेश होता है सिचुएशन, एक कंप्लेंट होती है हमारे पास या कुछ इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास, वी डोंट हैव मच। इसलिए सबसे पहले ट्रायल व्रायल अभी शुरू नहीं हुआ बच्चे, अभी चार्ज वार्ज फ्रेम नहीं हुए, सबसे पहला मौका ही प्रोसिक्यूटर साहब को दे देते हैं कि बताओ भाई आपका क्या कहना है। तो जो नॉर्मल केसेस में, पुलिस रिपोर्ट वाले केसेस में जो काम पुलिस रिपोर्ट अपने आप से कर देती है, प्रोसिक्यूटर को करने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो है केस को एक्सप्लेन करना, प्रोसिक्यूशन का लॉजिक बताना, वो काम यहां पे सबसे पहले प्रोसिक्यूटर को करना पड़ता है। और वो मजिस्ट्रेट साहब को समझाते हैं कि उनका क्या केस है इस एक्यूज व्यक्ति के खिलाफ, और उन्होंने क्या क्या एलिगेशन लगाई है, और उन एलिगेशंस के सपोर्ट में उनके पास क्या क्या एविडेंसेस हैं। तो उनको एक बैकग्राउंड देना पड़ता है केस के बारे में, सबसे पहले यही किया जाता है। अगर इस केस को समझाते समझाते प्रोसिक्यूशन को ऐसा लगता है कि किसी विटनेस को भी बुला लेना चाहिए, मानो कोई एक ऐसा केस है जो किसी आई विटनेस के एविडेंस पे रिलाय करता है, अपराध उसके सामने हुआ था, तो प्रोसिक्यूटर साहब को लग रहा है कि जब मैं ये बातें समझा रहा हूं, जब मैं बैकग्राउंड समझा रहा हूं केस का, अगर उस बैकग्राउंड को वो विटनेस ही आके बताए तो उसको बुला लेना चाहिए। तो प्रोसिक्यूटर साहब मजिस्ट्रेट साहब को बोल सकते हैं कि ये विटनेस है, ये बड़ा क्रूशियल विटनेस है, इसको आप बुला लो और इसको सुन लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये केस है क्या। तो उस विटनेस को भी बुला सकते हैं, या फिर अगर कोई डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट का बड़ा रोल है किसी भी केस के अंदर, तो उसको भी मंगवा सकते हैं। पर बच्चे एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, यहां पे कंफ्यूजन की स्थिति बहुत ज्यादा बन सकती है आपके दिमाग के अंदर और आपके आंसर्स के अंदर। आप हमेशा याद रखिएगा, ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है सेक्शन 244 के अंदर, चाहे वो प्रोसिक्यूटर को अपनी बातें बताना हो, चाहे प्रोसिक्यूटर के द्वारा किसी विटनेस को बुलाना हो, ये दोनों स्थिति चार्ज से पहले की हैं। वैसे आमतौर पर ये सब कब हो रहा था, पुलिस रिपोर्ट वाली सिचुएशन में ये सब चीजें कब हो रही थी, जब चार्ज फ्रेम हो गया था, तब ट्रायल चलना जब शुरू हुआ था, तब ये सारी चीजें हो रही थी कि जो प्रोसिक्यूटर है वो अपना एविडेंस पेश कर रहा था। उससे पहले तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। उससे पहले जो भी फैसले थे कि डिस्चार्ज करना है या नहीं, चार्ज फ्रेमिंग से पहले वाले जो भी फैसले थे जो मजिस्ट्रेट साहब ले रहे थे, वो सेक्शन 173 के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आधार पर ले रहे थे। हाँ, अगर वो सुनना चाहते थे प्रोसिक्यूटर को तो सुन सकते थे, पर वो उस सुनने में और इस सुनने में बहुत फर्क है। यहाँ पे तो प्रोसिक्यूटर अपना पूरा बैकग्राउंड बता रहा है केस का, उसको पूरे को एक्सप्लेन कर रहा है, तो नो डाउट यहाँ पे प्रोसिक्यूटर का ज्यादा बड़ा रोल है चार्ज फ्रेम होने से पहले भी। पर आप फिर भी कंफ्यूज मत करना इस स्टेज को ट्रायल की स्टेज से। अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, अभी ये निर्धारित करने के लिए कि ट्रायल चलाना है या नहीं, केवल इस बात के लिए हम प्रोसिक्यूटर साहब को परेशान कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आपका केस क्या है, और केवल यही फैसला लेने के लिए कि ट्रायल चलाना है या नहीं, मतलब चार्ज फ्रेम करना है या नहीं, इसी फैसले को निर्धारित करने के लिए हम किसी विटनेस को बुला रहे हैं। तो ये जो विटनेस आ रहा है ना हमारे इस सेक्शन 244 के अंदर, ये ट्रायल के दौरान नहीं आ रहा है, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है,
यहाँ पे विटनेस को बुलाया जा रहा है केवल इस बात के लिए कि मजिस्ट्रेट साहब को भरोसा दिलाया जा सके कि प्रोसिक्यूटर के केस में दम है, जिससे कि वो चार्ज फ्रेम कर दें। तो ये प्री चार्ज की स्थिति है। कौन से केसेस में? जो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर नहीं, क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं मजिस्ट्रेट के पास, जिसके बेसिस पे वो डिसाइड कर ले खुद से कि उसे चार्ज फ्रेम करना है या नहीं। इसलिए ये प्रक्रियाएं पहले ही हो रही हैं, चार्ज फ्रेम होने से पहले ही ये सारी प्रक्रिया हो रही है, जो आमतौर पर चार्ज फ्रेम करने के बाद होती थी। तो ये इसका सबसे पहले बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है सेक्शन 244 का। फिर देखो, फिर बिल्कुल कहानी वही है जो हमने पहले पढ़ी। एक बार जब ये काम हो गया, प्रोसिक्यूटर साहब को मौका मिल गया, किसी विटनेस को बुलाना था, बुला लिया। उसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन है 245, वो ऐसे केसेस में एक्यूज के लिए एग्जिट नंबर 1 बन जाता है। जैसे सेक्शन 239 एग्जिट नंबर 1 था पुलिस रिपोर्ट वाली सिचुएशन में। पुलिस रिपोर्ट के अलावा बाकी की परिस्थितियों में एग्जिट नंबर 1 कौन सा होता है? सेक्शन 245। और इसका नंबर कब आता है? अगर प्रोसिक्यूटर साहब को सुनने के बाद, उनके द्वारा पेश किए गए सारे एविडेंसेस को देखने के बाद मजिस्ट्रेट साहब को लग रहा है कि मजिस्ट्रेट साहब की बातों में दम नहीं है, मतलब वही टेस्ट वही है सफिशिएंसी का, कि अगर ये जो मजिस्ट्रेट साहब ने बातें कही या फिर जिस जिस एविडेंस को उन्होंने हमको दिखाया कि हम ये साबित करेंगे, कल को अगर ये सारे वो साबित कर भी पाए तो वो काफी नहीं होंगे इस एक्यूज को सजा देने के लिए, मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट साहब उस एक्यूज व्यक्ति को वहीं के वहीं छोड़ देंगे। और उसको क्या कहलाएगा ये छोड़ना? डिस्चार्ज। क्योंकि अभी इस एक्यूज व्यक्ति के खिलाफ चार्ज फ्रेम नहीं हुए हैं, चार्ज फ्रेम होने से पहले ही उसको छोड़ दिया गया। तो मतलब जो सेक्शन 239 कर रहा है पुलिस रिपोर्ट वाली केसेस में, वो ये सेक्शन कर रहा है बाकी के केसेस में, सेक्शन 245। तो 239 आप 245 के साथ पढ़ सकते हो, पर दोनों का बैकग्राउंड अलग है। 239 के अंदर जो फैसला लिया जा रहा था कि डिस्चार्ज करना है या नहीं, वो लिया जा रहा था पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो 173 के अंदर है। यहां पे ये फैसला लिया जा रहा है प्रोसिक्यूटर ने, साहब ने जो बातें कही 244 के अंदर, उन्होंने जो गवाह बुलाए, उन्होंने जो एविडेंस पेश किया, उसके आधार पर कि डिस्चार्ज करना है या नहीं। और ये जो अगला सब सेक्शन है, इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये जो डिस्चार्ज करने की पावर है ना मजिस्ट्रेट के पास चार्ज फ्रेम होने से पहले, वो इस पावर को कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, भले ही अभी जो प्रोसिक्यूटर साहब की बात है या उनके जो गवाह हैं वो खत्म नहीं हुए हैं। मतलब भले ही अभी प्रोसिक्यूटर की बात पूरी खत्म नहीं हो पाई, उनके गवाह सारे खत्म नहीं हो पाए, उससे पहले भी डिस्चार्ज किया जा सकता है। वैसे आमतौर पर तो उन सबको सुनने के बाद ही डिस्चार्ज करेंगे, ऐसा ही कह रहा है हमारा सबसेक्शन 1। पर सबसेक्शन 2 में ऐसी भी लिबर्टी है मजिस्ट्रेट के पास कि भले ही प्रोसिक्यूटर साहब ने अपना पूरा एविडेंस पेश ना कर पाया हो, पर अगर मजिस्ट्रेट साहब को लग रहा है कि ये जो पूरा प्रक्रिया चल रही है प्रोसिक्यूटर साहब के द्वारा वो बिल्कुल बेकार है, उसमें कोई भी ग्राउंड नहीं निकल के आ रहा है, कोई भी आधार निकल के नहीं आ रहा है जिसके आधार पर मैं कल को पनिश कर पाऊंगा इसको, मतलब इन सारी बातों को अगर सत्य भी मान ले तो बात नहीं बनेगी कल को, तो एक्यूज को वो पहले ही डिस्चार्ज कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर एक लाइन में बताऊं, मजिस्ट्रेट साहब के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो बैठ के इंतजार करें कि हमारे प्रोसिक्यूटर साहब की सारी बातें खत्म हो सेक्शन 244 के अंदर, उनके सारे गवाह खत्म हो 244 के अंदर, तभी वो 245 के अंदर डिस्चार्ज करें। किसी भी पॉइंट पे उनको ऐसा लगा कि डिस्चार्ज करना सही रहेगा और जो भी कुछ किया जा रहा है प्रोसिक्यूटर के साथ द्वारा वो किसी काम का नहीं है, वो केवल समय की बर्बादी है, तो वो 244 के चलते चलते ही 245 का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को डिस्चार्ज कर सकते हैं। पर यहां पे बच्चे मैं एक बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। भले ही इस सबसेक्शन के अंदर अधिकार दिया जा रहा है मजिस्ट्रेट को डिस्चार्ज करने का, जब प्रोसिक्यूटर का पूरा एविडेंस खत्म नहीं हुआ है 244 के अंदर,
पर इस सेक्शन का मतलब ये नहीं है कि प्रोसिक्यूटर को मौका दिए बिना डिस्चार्ज कर सकेंगे। दो बातें अलग हैं। प्रोसिक्यूटर की बात पूरा होना, मतलब उसका एविडेंस पूरा होना, और प्रोसिक्यूटर को मौका ना दिया जाना, ये दो बातें अलग हैं। पूरा ना होने से पहले आप डिस्चार्ज कर सकते हो, पर मौका दिए बिना आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते। मौका दिया और मौका चल रहा था तब डिस्चार्ज कर दिया, इट इज फाइन। बट आपने सोचा कि मैं मौका दूंगा ही नहीं, मतलब 244 के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं दी प्रोसिक्यूटर को अपनी बात को सामने रखने के लिए, और बिना उसके डायरेक्ट आप 245 पे आ गए और बंदे को डिस्चार्ज कर दिया। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत होगा। तो इस बात को भी आपको समझना है। और इन सबसे ऊपर बच्चे, सबसे महत्वपूर्ण बात तो आपको ये समझनी है कि ये जो भी कुछ हो रहा है ना सेक्शन 244 के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया कि वो प्री चार्ज की स्थिति है, वो ट्रायल का पार्ट नहीं है। इसलिए यहां पर जब प्रोसिक्यूटर साहब को बोला जा रहा है कि दिखाओ भाई आपके पास क्या क्या एविडेंस है, या बताओ आपके पास कौन कौन गवाह है, यहां पे किसी चीज को साबित करने की कोशिश नहीं होगी। यहां पे प्रोसिक्यूटर साहब की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वो जो एविडेंस जिसको वो लेके आए हैं उसको सच साबित करें, क्योंकि वो उनको करना होगा जब ट्रायल चलेगा। अभी ट्रायल चला नहीं है, अभी चार्ज फ्रेम हुआ नहीं है। यहां पे प्रोसिक्यूटर की जो जिम्मेदारी है वो बड़ी लिमिटेड सी है। उन्हें बस ऊपर ऊपर से दिखाना है कि दैट दीज आर दी एविडेंसेस, दीज आर दी विटनेसेस, और मोटे तौर पर ये उनका कहना है। ऊपर ऊपर से बस दिखाना है कि उनके पास क्या क्या कंटेंट है, जो आमतौर पर जो नॉर्मल केसेस में पुलिस रिपोर्ट जो काम करती है ना, पुलिस रिपोर्ट में भी जो चीजें लिखी हुई है वो की साबित तो हुई नहीं है, वो तो ट्रायल में जाके साबित होंगी। पर वो ऊपर ऊपर से बता रही है कि मोटा मोटा क्या केस है प्रोसिक्यूटर का। तो 244 के अंदर प्रोसिक्यूटर एग्जैक्टली वही काम करता है कि एक ओवरव्यू देता है अपने पूरे केस का, अपने एविडेंसेस का, अपने विटनेसेस का। वहां पे उसको ये नहीं बोला जाता कि आप इस बात को साबित करो, और जब तक आप साबित नहीं करोगे तब तक चार्ज फ्रेम नहीं करूंगा। नहीं, साबित होना या ना होना वो ट्रायल का सब्जेक्ट मैटर है। यहां पे केवल ओवरव्यू दिया जा रहा है, और उस ओवरव्यू के ही बेसिस पे डिसाइड करना होगा मजिस्ट्रेट को 245 के अंदर कि उसे डिस्चार्ज करना है या फिर चार्ज फ्रेम करना है। और जब ये ओवरव्यू दिया जा रहा है, ये जरूरी नहीं है कि ये ओवरव्यू पूरा हो जाए। अगर उसके चलते चलते कोर्ट को लग रहा है कि इट इज ओके, इट इज सफिशिएंट, कि भाई मेरे को लग गया कि डिस्चार्ज ही करना पड़ेगा, तो वो कर सकता है। वैसे आमतौर पर मजिस्ट्रेट ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा तभी करते हैं जब उनको लग रहा होता है कि प्रोसिक्यूटर जो है अननेसेसरीली खींच रहा है चीजों को। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि 244 के अंदर केवल ओवरव्यू देना है आपको, पर कई बार प्रोसिक्यूटर क्या करते हैं, वो इस स्टेज को पूरे ट्रायल में कन्वर्ट कर देते हैं कि एक विटनेस के बाद दूसरा विटनेस, दूसरे विटनेस के बाद तीसरा विटनेस। भाई कोई ट्रायल थोड़ी ना चल रहा है कि अपने सारे विटनेसेस को बुलाए जा रहे हो। अभी तो बस बताना है मोटा मोटा कि भाई क्या केस है, किसने क्या देखा है, बस। वो उसको एक मिनी ट्रायल बना देते हैं प्रोसिक्यूटर, तारीख पे तारीख पड़े जा रही है कि भाई अभी चार्ज ही फ्रेम नहीं हो पाया, 1 साल निकल गया। तो ऐसी सिचुएशन में जाके मजिस्ट्रेट सेक्शन 245 की इस पावर को इस्तेमाल करता है कि उसको खत्म होने से पहले डिस्चार्ज कर देता है। वरना आमतौर पर अगर प्रोसिक्यूटर समझदार है, समय की बर्बादी नहीं कर रहा है, तो उसकी बात को पूरा होने देता है और तभी डिस्चार्ज करता है। ये प्रैक्टिकल बात है, व्यवहारिक बात है। अब मुझे जल्दी से बताओ कि आप सभी लोगों को 244 और 245 समझ में आया गया है? जल्दी से बताएंगे बच्चे चैट बॉक्स में, बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। आधे क्लियर? वाई टाइप करेंगे बच्चे फटाफट से, जल्दी क्विकली। सबके नाम चाहिए मेरे को, मैंने बताया आपको चैट मेरे पास रहती है क्लास खत्म होने के बाद भी। ठीक है, सबका रिस्पॉन्स चाहिए जिस जिसको समझ में आया है। यहाँ पे ऑल क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। नाउ कम टू दी नेक्स्ट सेक्शन। अब देखो 2 सेक्शन हमने पढ़ लिए, अब बच रहे हैं 2 सेक्शन। अब आता है 246। ये कौन सी परिस्थिति के बारे में बात करेगा, आप खुद ही समझ जाओ। 245 के अंदर डिस्चार्ज कर रहे थे, ये कौन सी सिचुएशन डील करेगा जहां पे डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। तो अगर 244 के अंदर सारी बातों को सुनने के बाद 245 के अंदर मजिस्ट्रेट ने फैसला लिया कि मेरे को डिस्चार्ज नहीं करने का है,
देन कम्स 246 जो बताता है प्रोसीजर क्या होगा जब एक्यूज को डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर इन सारी चीजों को देखने के बाद, प्रोसिक्यूटर साहब की कहानी को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट साहब को लग रहा है कि केस में दम है, मतलब जिन जिन बातों के बारे में वो एलिगेशंस उठा रहे हैं, मतलब जो जो उनके गवाह बातें बोल रहे हैं, अगर वो कल को उसको साबित कर पाए ट्रायल के अंदर तो वो सफिशिएंट होंगे इस व्यक्ति को सजा देने के लिए। तो कोर्ट जो है क्या करेगा, वो उस केस के साथ आगे बढ़ेगा और उस व्यक्ति के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर देगा। क्या कर देगा बच्चों? चार्ज फ्रेम कर देगा। वही कर रहे थे पुलिस रिपोर्ट वाली सिचुएशन में। हम क्या कर रहे थे? सेक्शन 240 के अंदर चार्ज फ्रेम कर रहे थे, यहां पे 246 के अंदर चार्ज फ्रेम कर रहे हैं। तो अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड नहीं है तो वो डिस्चार्ज कर दे रहा है, अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो चार्ज फ्रेम कर दे रहा है। कितना मुश्किल है इस बात को समझना, कितनी सिंपल सी बात है। और फिर से बिल्कुल सेम है बच्चे, कुछ अलग नहीं है। जब चार्ज फ्रेम हो जाएगा तो उस चार्ज को पढ़ के सुनाएंगे, समझाएंगे एक्यूज को, और फिर उससे क्या पूछेंगे? वही सवाल जो आप सेक्शन 240 में पूछ रहे थे कि क्या आप अपना गुनाह स्वीकार करते हो या फिर आप चाहते हो कि ट्रायल चले, और यहीं पे ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये भी आगे भी है। अगर ये जो एक्यूज है, अगर उसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया, इससे पूछा गया कि क्या आप अपना गुनाह स्वीकार करते हो, उसने बोला हाँ मैं गुनाह स्वीकार करता हूं, तो सबसे पहली जिम्मेदारी वही बात कि वो उस प्ली को रिकॉर्ड करेगा सबसे पहले। ये बातें 241 में लिखी हुई थी हमारी पुलिस रिपोर्ट वाली सिचुएशन में, यहां पे इसी सेक्शन के अंदर दी गई है कि उसको प्ली को वो रिकॉर्ड करेगा और फिर उसकी मर्जी है कि उसे उस प्ली को स्वीकार करना है या नहीं, मतलब उसके बेसिस पे कन्विक्शन करना है या नहीं। चाहे तो कन्विक्शन कर भी सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता। ये सारी बातें मैंने आपको पहले ही समझा दी पिछली क्लास के अंदर। फिर अगला जो सबसेक्शन है वो कहता है कि दो परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति क्या है कि कोर्ट सेटिस्फाइड है 244 के अंदर प्रोसिक्यूटर की बातों से, 245 के अंदर उसने डिस्चार्ज नहीं किया एक्यूज को, 246 के अंदर उसने चार्ज फ्रेम कर दिया है, प्लीड करने की पूछी गई और प्लीड करने से एक्यूज ने मना कर दिया। तो पहली सिचुएशन तो ये हो गई जो इस सबसेक्शन के अंदर आपको लेके आएगी। दूसरी सिचुएशन क्या है? 244 के अंदर सेटिस्फाइड है मजिस्ट्रेट साहब, 245 के अंदर वो डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं, 246 के अंदर उन्हें चार्ज फ्रेम कर दिया और फिर पूछा कि आप क्या प्लीड गिल्टी करते हो, पर यहां पे उसने प्लीड गिल्टी कर लिया एक्यूज व्यक्ति ने, पर उसके गिल्टी करने के बावजूद मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा नहीं लगा कि उस प्ली को स्वीकार करना चाहिए, तो वो ट्रायल के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये दूसरी परिस्थिति है जो आपको इस सबसेक्शन के अंदर लेके आएगी। ठीक है, तो ऐसी दोनों सिचुएशंस में ये जो हमारा केस है ये ट्रायल की तरफ अपना पहला कदम रखेगा। पर यहां पे जब ट्रायल की तरफ हम पहला कदम रखते हैं, ये हमारा पहला कदम थोड़ा सा अलग होता है उस कदम से जो हम पुलिस रिपोर्ट वाले केसेस में रख रहे थे। क्योंकि पुलिस रिपोर्ट वाले केसेस में जब हम पहला कदम रख रहे थे, वो रख रहे थे सेक्शन 242 के अंदर, और वहां पे एक डेट फिक्स कर रहे थे और बोल रहे थे कि प्रोसिक्यूशन को अपने विटनेसेस उस दिन बुला के लाने हैं। पर यहां पे भी ऐसा हो रहा है, डेट तो फिक्स हो रही है पर उस डेट का जो पर्पस है वो थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है समझिए। ऐसी सिचुएशन में बच्चे जब ट्रायल की शुरुआत होती है तो कोर्ट के पास एक जिम्मेदारी आ जाती है। वो जिम्मेदारी ये होती है कि जो ट्रायल का स्ट्रक्चर है, ट्रायल का स्ट्रक्चर तो वही रहता है कि पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस होता है और फिर उसी के बाद ही डिफेंस एविडेंस आ सकता है। पर जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस भी अगर हो रहा हो और प्रोसिक्यूशन अगर अपना कोई विटनेस लेके आता है तो उसका एग्जामिनेशन इन चीफ तो प्रोसिक्यूशन करेगा, पर उसका क्रॉस तो डिफेंस ही करता है। क्रॉस तो डिफेंस ही करता है ना, क्रॉस करने का अधिकार तो डिफेंस के पास है, एक्यूज के पास है।
पर इस ऐसी जो हम सिचुएशन पढ़ रहे हैं ये वाली ये कंप्लेंट वाली, यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई? गड़बड़ ये हो गई है कि 244 के अंदर, सेक्शन 244 के अंदर जब प्रोसिक्यूटर साहब ओवरव्यू दे रहे थे केसेस का, तो प्रोसिक्यूटर साहब को हमने एक राइट दिया था, एक लिबर्टी दी थी कि अगर वो चाहें तो किसी गवाह को भी बुला सकते हैं अपने ओवरव्यू के सपोर्ट में। और मानो उन्होंने कोई गवाह को बुलाया हो तो उस गवाह ने अपनी बात तो कह दी होगी, मतलब उसका एग्जामिनेशन चीफ तो हो गया होगा। पर क्योंकि वहां पे एक्यूज का कोई रोल नहीं है 244 के अंदर, क्योंकि एक्यूज का रोल तभी आएगा जब उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम होगा, तो उसको क्रॉस एग्जामिन करने का तो मौका मिला ही नहीं उस विटनेस को जो शायद 244 के अंदर बात कह गया हो। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आगे चल के 244 के बेसिस पे कोर्ट ने डिसाइड किया है कि मेरे को ट्रायल चलाना है, तो वो चार्ज फ्रेमिंग करने के बाद वो जो डेट फिक्स करता है वो दो पर्पसेस के लिए होती है। जो डेट फिक्स की जाती है नेक्स्ट डेट चार्ज फ्रेमिंग करने के बाद, इट हैज टू पर्पसेस। इसका पहला पर्पस होता है कि वो जो विटनेसेस हैं जिन्होंने 244 के अंदर गवाही दे दी, उनका एग्जामिनेशन इन चीफ तो हो चुका, दोबारा होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बात तो वो वही कहेंगे, तो उनका क्रॉस एग्जामिन करता है एक्यूज्ड। तो जिन विटनेसेस का पहले ही एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया है उनको क्रॉस करता है एक्यूज्ड इस नेक्स्ट डेट पे। और इसके अब देखो वो तो ओवरव्यू वाली स्टेज थी, ऐसा जरूरी तो है नहीं कि प्रोसिक्यूशन ने अपने सारे ही विटनेस बुला ली हो सकता है उसके 10 विटनेस हो, पर ओवरव्यू देने के लिए उसने केवल अपने दो जो सबसे महत्वपूर्ण विटनेस थे उन्हीं को बुलाया। इसके बाद ये जो डेट फिक्स हुई है, यहां पर जो बाकी के विटनेसेस बचे हैं उनको भी बुला लिया जाता है कि भाई आप भी अपना एग्जामिनेशन चीफ करा लो। तो जिन लोगों का एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया 244 के अंदर, उनका क्रॉस एग्जामिन होगा, और जिनके बारे में कुछ भी नहीं हुआ उनका एग्जामिनेशन इन चीफ होगा और फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। बस इतना सा फर्क होता है। पुलिस रिपोर्ट वाली सिचुएशन में क्या हो रहा था कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस हो रहा था तो सारे विटनेसेस को पहली बार बुला रहे थे, पहले कभी बुलाया नहीं था, तो सबका पहले एग्जामिनेशन इन चीफ हो रहा था फिर क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा था। पर यहां पे क्योंकि पहले बुला चुके हैं कुछ विटनेसेस को 244 के अंदर, तो उनका क्रॉस हो रहा है और साथ ही के साथ बाकी के बचे विटनेसेस का एग्जामिनेशन चीफ और फिर क्रॉस हो रहा है। तो ये थोड़ा सा हल्का सा बदलाव आ जाता है प्रैक्टिकल, जो हम डेट फिक्स करते हैं उस दिन के एजेंडा के ऊपर। ठीक है, फिर वो सारी बातें वही हैं कि जो क्या कहते हैं, जो विटनेसेस हैं जिनको बुलाया जा रहा है उनको बुलाने के लिए भाई आप ये कर सकते हो। और एक बार जब विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा, मानो ये वाले जो विटनेसेस हैं जिनका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, मतलब उनका एग्जामिनेशन हो चुका है 244 के अंदर, मतलब एग्जामिनेशन इन चीफ हो चुका है, अब उनका क्रॉस हो जाएगा। तो क्रॉस होने के बाद उन विटनेसेस को बोल देंगे कि अब आपकी छुट्टी हो गई, अब आप डिस्चार्ज हो गए, अब आपको बार बार आने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से काम को निपटाते हुए चलते हैं साथ के साथ। ठीक है, और जो रिमेनिंग विटनेसेस हैं उनको भी बुलाएंगे और उनको भी धीरे धीरे करके उनको भी छुट्टी कर देंगे। तो कहने का मतलब है हमारा ये जो सेक्शन है, हमारा ये जो सेक्शन 246 है, यहां पे ऐसी परिस्थिति की बात होती है जहां पर किसी एक्यूज व्यक्ति को डिस्चार्ज नहीं किया गया है और उसके बारे में ट्रायल चलाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोर्ट का सेटिस्फेक्शन चाहिए ट्रायल चलाने के बारे में। उसके बाद वो जो चार्ज फ्रेम किया है सेटिस्फेक्शन के बाद उस चार्ज को एक्सप्लेन करना चाहिए, फिर प्लीड गिल्टी की बात आएगी, फिर वो एक्सेप्ट करता है तो फिर कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि उसको कन्विक्ट करना है या नहीं करना है। और इन एनी केस दो सिचुएशन हो सकती है कि ट्रायल चलेगा, या तो उसने प्लीड गिल्टी ही ना किया हो और अगर किया हो तो कोर्ट को उस पर भरोसा ना हुआ हो। तो जब ट्रायल की स्थिति आएगी तो कोर्ट डेट को फिक्स करेगा। जो डेट फिक्स होगी उस डेट पे जो विटनेसेस हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन चीफ दे दिया 244 के अंदर, उनका क्रॉस होगा, और जो बाकी के वकील हैं उनका एग्जामिनेशन चीफ और क्रॉस दोनों होगा। और ये जो विटनेसेस हैं जैसे जैसे इनका एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और जरूरत पड़ने पर री एग्जामिनेशन होता जाएगा, इनको कोर्ट डिस्चार्ज करता जाएगा, इनको छुट्टी करता जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेक्शन 247 है। अब मुझे जल्दी से बताओ कि आप सभी लोग क्लियर हो, आप सभी को बातें समझ में आ रही हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। 244, 245, 246 और 247 आप सभी लोगों को समझ में आए हैं या नहीं? जल्दी से बताएंगे बच्चे चैट बॉक्स में। आर वी क्लियर?
आर वी क्लियर सो फार? ये बच्चे दूसरा कंपोनेंट था हमारे क्लास का, जिसमें हमने स्पेसिफिक सिचुएशन पढ़ी किसके बारे में, जब पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कॉग्निजेंस नहीं ली गई है, कंप्लेंट या फिर अदर इंफॉर्मेशन के आधार पर ली गई है। तो ये छोटे मोटे से बदलाव हैं, तो बच्चे ज्यादा बड़े बदलाव नहीं है। तो देखो आप ऐसे करके इंटर रिलेटेड करके पढ़ो। जहां तक बात है चार्ज फ्रेम होने से पहले की स्थिति की, तो अगर पुलिस रिपोर्ट वाली सिचुएशन है तो वहां तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वो सारी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो एक्यूज को मिल गए हो सेक्शन 207 के अंदर। फिर हम लोग उसको एनालाइज करते हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को, मतलब मजिस्ट्रेट साहब एनालाइज करते हैं, और फिर वो 239 के अंदर फैसला लेते हैं कि उन्हें डिस्चार्ज करना है या नहीं। कंप्लेन वाली सिचुएशन में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट तो है नहीं, तो कुछ है नहीं हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहला मौका 244 के अंदर प्रोसिक्यूशन को ही दिया जाता है कि भाई आप बताओ कि कहानी है क्या, और उस कहानी के सपोर्ट में अगर आप गवाहों को बुलाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। और इसके बेसिस पे 245 के अंदर फैसला लेते हैं मजिस्ट्रेट साहब कि उनको डिस्चार्ज करना है या नहीं। मतलब कहानी वही है, बस बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग है। फिर इसके बाद अगर वो डिस्चार्ज करना नहीं डिसाइड करते हैं पुलिस वाली सिचुएशन में, पुलिस रिपोर्ट वाली सिचुएशन में, तो वो सेक्शन 240 के अंदर फ्रेम कर देते थे चार्ज। ऐसा ही वो कर रहे हैं हमारे सेक्शन 246 के अंदर, कि सेक्शन 246 के अंदर अगर उन्होंने डिस्चार्ज नहीं किया है और उन्हें ट्रायल चलाना है तो चार्ज को फ्रेम कर दे रहे हैं। जैसे ही चार्ज फ्रेम हो रहा है तो आपको पता है प्ली की बात आएगी, गिल्टी प्ली होने की बात आएगी, फिर वो है या नहीं, वो एक्सेप्ट करने का रिजेक्ट करने का दोनों का अधिकार रखते हैं। आखिरी में बात आती है ट्रायल की। जैसे ही ट्रायल की बात आती है पुलिस रिपोर्ट वाली सिचुएशन में, जो पहली तारीख होती है वो होती है प्रोसिक्यूशन एविडेंस की, कि प्रोसिक्यूटर अपने सारे विटनेसेस को लाएगा, उनका एग्जामिनेशन चीफ होगा, एक्यूज उनका क्रॉस करेगा। पर हमारे ये वाली जो सिचुएशन होती है, कंप्लेंट वाली जो सिचुएशन होती है, यहाँ पे जो पहली तारीख होती है उसमें सबसे पहले क्रॉस होता है उन विटनेसेस का जिनका एग्जामिनेशन इन चीफ हो चुका है 244 के अंदर, जिनको ओवरव्यू के टाइम पे बुलाया गया था, और बाकी के विटनेसेस का एग्जामिनेशन चीफ और क्रॉस दोनों होता है। और फिर उसके बाद बारी आती है हमारे डिफेंस के एविडेंस की, कि भाई एक्यूज को मौका मिलता है और एक्यूज अपनी बातों को सामने रखता है। वो दोनों ही जगह लगभग लगभग सिमिलर है, उसमें कुछ बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। अब बच्चे हम लोग बढ़ रहे हैं अपने तीसरे कंपोनेंट पे, कंक्लूजन ऑफ ट्रायल पे। इसमें 3 सेक्शंस है, सेक्शन 248, 249 और 50। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि अभी तक की क्लैरिटी बच्चे क्लियर है। 238 से लेकर 243 जो पुलिस रिपोर्ट वाली कॉग्निजेंस है, और 244 से लेकर 247 जो पुलिस रिपोर्ट के अलावा जो सिचुएशन है, आप सभी को समझ में आ गए हैं 100% बच्चे? एक बार वाई टाइप कर दीजिए सभी लोग, जिससे मुझे हो जाए कि कहीं पे कोई कंफ्यूज और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो जल्दी से। सब कुछ क्लियर है? समझ में आ गया क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं? इनको ऐसे ही अलग अलग लिखना होगा बच्चे एग्जाम के अंदर, ठीक है? ध्यान देना इस बात पे। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है? सारी बातें लिख ली हैं, सारी बातें समझ ली हैं। अब बच्चे बढ़ रहे हैं हम लोग अपने लास्ट कंपोनेंट पे, लास्ट 3 सेक्शंस पे, और तीनों ही सेक्शन सिंपल से हैं। लास्ट सेक्शन थोड़ा सा लेंथी है, बड़ा है, पर उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मेरे को 1 सेकंड दीजिए, मैं पानी पी लेता हूं। अब बच्चे हम लोग बढ़ते हैं ऐसे सेक्शंस की तरफ जो दोनों सिचुएशंस में लागू होते हैं। दोनों सिचुएशंस मतलब पुलिस रिपोर्ट वाली भी सिचुएशन, मतलब सेक्शन 238 से लेके 43 वाली भी सिचुएशन, और पुलिस रिपोर्ट के अलावा वाली भी सिचुएशन, मतलब सेक्शन 244 से लेके 247 वाली तक, दोनों पे अप्लाई होते हैं यूनिवर्सल सेक्शंस। उसमें पहला सेक्शन है 248। ये बात करता है एक्विटल और कन्विक्शन की। मैंने आपको पहले ही बताया कि चाहे पुलिस रिपोर्ट वाली स्थिति हो, चाहे पुलिस रिपोर्ट के अलावा वाली स्थिति हो, अगर एक बार किसी व्यक्ति के खिलाफ आपने चार्ज फ्रेम कर दिया तो उसका अंत इन दोनों में से ही कोई एक हो सकता है। या तो उसका एक्विटल होगा या उसका कन्विक्शन होगा। बस यही बात सेक्शन 248 कह रहा है कि अगर इस चैप्टर के अंदर मजिस्ट्रेट ने चार्ज फ्रेम किया है किसी एक्यूज व्यक्ति के खिलाफ, और ट्रायल के दौरान सारी विटनेसेस को देखने के बाद, सारे एविडेंसेस को जानने के बाद, सारे आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद, अगर मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा लगता है कि वो जो एक्यूज व्यक्ति है उसने अपराध नहीं किया है, तो वो क्या करेंगे? उस व्यक्ति को छोड़ देंगे। तो ये कौन सा होता है बच्चे? हमारा एग्जिट नंबर 2। एग्जिट नंबर 1 कौन सा था? डिस्चार्ज की स्थिति, जो चार्ज फ्रेम होने से पहले की थी, और वो पुलिस रिपोर्ट वाली सिचुएशन में सेक्शन 200
39 के अंदर थी, और पुलिस रिपोर्ट के अलावा वाली सिचुएशन में सेक्शन 245 के अंदर थी। एक्विटल कौन सी है? एग्जिट नंबर 2। यहां पे जो छोड़ा जा रहा है पूरा ट्रायल चलने के बाद, दिस इज कॉल्ड एक्विटल। ठीक है। पर वहीं इसका जो अपोजिट है, अगर चार्ज फ्रेम होने के बाद, सारी बातें सुनने के बाद कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ ट्रायल चला है उसने अपराध किया है, उसने अपराध किया है, तो यहां पर कोर्ट के पास मोटे तौर पर दो ऑप्शंस होते हैं। अभी सेक्शन 325 के बारे में जिक्र नहीं कर रहा, क्योंकि 325 जब आएगा मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी आप उसको समझ नहीं पाओगे। अभी आप उसको दो ऑप्शंस के तरीके से समझो कि जब मजिस्ट्रेट इस नतीजे में पहुंचता है कि वो जो एक्यूज्ड है वही अपराधी है, तो उसके पास दो सिचुएशंस होती हैं। अब इतना तो पक्का है कि उसने अपराध किया है, तो उसका कन्विक्शन तो होना ही है। पर कन्विक्शन का परिणाम क्या होगा, वो दो तरीके के हो सकते हैं। अगर कोर्ट को लग रहा है कि भले ही इसने अपराध किया है पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसके फेवर में काम कर सकती हैं, तो उसको प्रोबेशन पे छोड़ सकते हैं सेक्शन 360 के अंदर, और एक प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट नाम से कानून है, उसके अंदर प्रोबेशन पे छोड़ने का मतलब है उसे छोड़ देते हैं। उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं, उस पर निगरानी भी रखी जाती है, पर उसको जेल में नहीं रहना पड़ता है, इतना समझ लो आप। या फिर कन्विक्शन अगर हो रहा है, और जो आमतौर पर किया जाता है, कोर्ट क्या करेगा, सेंटेंस सुनाएगा, सजा सुनाएगा। तो कन्विक्शन की स्थिति में जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि वही अपराधी है, या तो ये परिस्थिति बन सकती है प्रोबेशन की, या फिर सेंटेंसिंग की। ठीक है, दो ऑप्शन होते हैं। एक्विटल में कुछ नहीं है, अगर लग रहा है कि भाई नहीं है, नहीं बनता केस, तो छोड़ना ही पड़ेगा, वहां पे ऐसे कोई कंफ्यूजन नहीं। कन्विक्शन में ये दो ऑप्शंस होते हैं कोर्ट के पास, जिनको वो एक्सरसाइज कर सकता है। जहां तक बात सेंटेंसिंग की है, अगर मतलब प्रोबेशन पे छोड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है। अगर बात सेंटेंसिंग की है, तो एक्यूज को एक और मौका दिया जाता है कि भाई आप अपनी बात रखो कि आपको क्यों और कितनी सजा दी जानी चाहिए। पर ये जो मौका दिया जा रहा है एक्यूज को बोलने का, ये इस पर्पस के लिए नहीं है कि आपने अपराध किया या नहीं किया, अपराध तो आपका सिद्ध हो गया। अब आप ये बताओ हमको कि आपको क्यों कम सजा देनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है जितने भी क्रिमिनल लॉ के प्रोविजंस है, सब में एक रेंज होती है, कोई एक अपराध तो होता नहीं, एक रेंज होती है, 10 साल से लेके फलाने इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, डेथ, ऐसे करके। तो एक्यूज को एक मौका देते हैं कि बताओ आपको कम सजा क्यों दें। तो यहाँ पे एक्यूज ये नहीं कहता कि उसने अपराध नहीं किया, अब वो कहता है कि उसने ऐसी परिस्थितियों में किया, वैसी परिस्थितियों में किया, इसलिए किया, उसलिए किया, इसलिए उसे कम सजा दो, मजबूरी में किया, जो भी है। तो ये जो हियरिंग होती है, ये सेंटेंसिंग पे होती है केवल। ये हियरिंग देना बच्चे मैंडेटरी है, बिना ऐसी हियरिंग दिए सजा नहीं दे सकते हो। सेंटेंसिंग से पहले एक्यूज को मौका देना जरूरी होता है, और उसको सुनने के बाद ही, चाहे उसकी बात माने ना माने, ये कोर्ट की मर्जी है, हो सकता है वो मैक्सिमम पनिशमेंट ही दे, डेथ पेनल्टी ही दे दे, क्यों ना, पर हियरिंग का देना जरूरी है। ठीक है। पर मानो अगर एक ऐसा केस बन जाए जिसमें प्रीवियस कन्विक्शन वाली सिचुएशन बन रही है, प्रीवियस कन्विक्शन वाली सिचुएशन क्या है कि उसको सजा ज्यादा देनी है क्योंकि उसने पहले भी ऐसा अपराध किया हुआ है, एनहांस पनिशमेंट की सिचुएशन है। जैसे हमारे आईपीसी के अंदर भी कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिसमें अगर ऐसे अपराधों को आप एक से ज्यादा बार करते हो, दैट यू गेट दी एनहांस पनिशमेंट। जैसे ऑब्सेनिटी से रिलेटेड ऑफेंसेस, गवर्नमेंट कॉइन से रिलेटेड ऑफेंसेस, स्टैम्प से रिलेटेड ऑफेंसेस, गवर्नमेंट के खिलाफ ऑफेंसेस, ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे रिपीटेड ऑफेंडर्स को ज्यादा सजा मिलती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी अराइज होगा ना सजा सुनाते वक्त कि क्या इसका पहले भी कन्विक्शन हो रखा है। अगर पहले भी हो रखा है तो उसे सजादान ज्यादा देनी पड़ेगी। मानो पहली बार करने वाले को सजा 5 साल तक की है, पर रिपीटेड ऑफेंडर को 10 साल तक की है, तो ये 10 साल तक की अगर देनी है तो देखना पड़ेगा ना कि प्रीवियस कन्विक्शन है या नहीं। तो यहां पर फिर जो केस है, देखो अपराध उसका सिद्ध हो गया कि उसने अपराध किया है इस बार,
ये भी पक्का हो गया कि हमको पनिशमेंट ही देना है, मतलब सेंटेंस ही देना है। पर अब जो आर्ग्यूमेंटेशन होगी वो केवल इस बात पे होगी कि प्रीवियस कन्विक्शन था या नहीं। मानो एक्यूज कह रहा है कि मेरा कभी प्रीवियस कन्विक्शन नहीं हुआ, तो यहां पे प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारी होगी कि वो साबित करे कि उसका प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है, और जो पूरी डिबेट और डिस्कशन चलेगी वो उस प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में ही चलेगी। अगर प्रीवियस कन्विक्शन प्रोसिक्यूटर साबित कर पाया तो उसके एनहांस पनिशमेंट मिल जाएगी। अगर प्रोसिक्यूटर प्रीवियस कन्विक्शन साबित नहीं कर पाया तो जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को मिलती है सजा वो मिल जाएगी। पर बच्चे इस पॉइंट से पहले, मतलब ये सेंटेंसिंग वाली स्थिति से पहले, कभी भी प्रोसिक्यूटर किसी भी व्यक्ति के प्रीवियस कन्विक्शन का पॉइंट ट्रायल के दौरान नहीं उठा सकता। जब ट्रायल के समय पे आप आर्ग्यू कर रहे हो किसी भी केस को, तब आप ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बोल सकते जिसमें आप बोलोगे कि ये तो पहले भी कन्विक्ट हो चुका है इस अपराध के लिए। नहीं, क्योंकि पहले के कन्विक्शन का इस ट्रायल से कोई लेना देना नहीं है। जब ये ट्रायल कंक्लूड हो जाए और उसका अपराध सिद्ध हो जाए और बात सेंटेंसिंग तक आ जाए, तब ही इस पॉइंट को छेड़ा जाता है प्रीवियस कन्विक्शन के। इससे पहले ऐसा पॉइंट रेज करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके पॉइंट चलता है। वैसे ये पॉइंट मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में पढ़ाया था लास्ट वीक। ठीक है, हाँ हाँ, फिर वो वही सारी बातें हैं, प्रीवियस कन्विक्शन से जुड़ी हुई बातें हैं, उसके बारे में आपको ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, उससे पहले हमको रेज नहीं करना है उस चीज के बारे में कोई भी। तो सेक्शन 248 के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? अगर मजिस्ट्रेट साहब को लग रहा है कि ट्रायल में एक्यूज का अपराध सिद्ध नहीं हो पाया तो उसको एक्विट कर दे रहे हैं। अगर अपराध सिद्ध हो रहा है तो दो ऑप्शन है, प्रोबेशन पे छोड़ सकते हैं, सेंटेंस कर सकते हैं। अगर सेंटेंस कर रहे हैं तो एक्यूज को मौका देंगे बोलने का कि भाई उसको कम सजा क्यों देनी चाहिए। अगर स्थिति प्रीवियस कन्विक्शन वाली है तो फिर आर्गुमेंटेशन उस बात पे होंगे कि प्रीवियस कन्विक्शन सिद्ध होता है या नहीं। अगर प्रीवियस कन्विक्शन सिद्ध हो गया तो एनहांस पनिशमेंट मिलेगा, नहीं हो गया तो नहीं मिलेगा एनहांस पनिशमेंट, नॉर्मल पनिशमेंट मिलेगा। पर किसी भी स्थिति में प्रीवियस कन्विक्शन की बात इस सेंटेंसिंग वाली स्टेज से पहले रेज नहीं की जा सकती, उछाली नहीं जा सकती। ठीक है, ये था बच्चे सेक्शन 248। अब ये जो सेक्शन 249 है इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़ा सिंपल सा सेक्शन है। ये कंप्लेनेंट के एब्सेंस की बात करता है। कंप्लेनेंट कौन होता है? कंप्लेनेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने कंप्लेंट की है, जिसने कंप्लेंट की है वो कंप्लेनेंट होता है। तो अगर किसी भी कार्यवाही को जिसको शुरू किया गया है कंप्लेंट के आधार पर, तो ये एक ऐसा सेक्शन है जो कंप्लेंट केसेस की बात कर रहा है स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट वाली सिचुएशन नहीं है, ओन इंफॉर्मेशन वाली सिचुएशन नहीं है, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन वाली सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे स्पेसिफिक केस किसका है? कंप्लेंट का, सेक्शन 191A का। तो अगर कोई भी कार्रवाई शुरू की गई है किसी भी कंप्लेंट के आधार पर और उसके बारे में तारीख दी गई है, डेट फिक्स किया गया है कि उस पर सुनवाई करेंगे, और उस तारीख को वो जो कंप्लेनेंट है जिसने वो कंप्लेंट फाइल की है, जिस पे एक्शन लिया जा रहा है, वही एब्सेंट है, वही कोर्ट में नहीं आया है, और वो जो अपराध है जिसके बारे में कंप्लेंट आई थी वो एक ऐसा अपराध है जिसको कंपाउंड किया जा सकता है। अभी कंपाउंड का कॉन्सेप्ट बच्चे अभी हमने पढ़ा नहीं है। कंपाउंड का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे सेक्शन 320 के आसपास, वहीं मैं आपको समझाऊंगा। कंपाउंड का कॉन्सेप्ट होता है बच्चे, कुछ ऐसे अपराध होते हैं जहां पे वैसे तो देखो क्रिमिनल ऑफेंसेस जो होते हैं वो सोसाइटी के खिलाफ होते हैं, तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज वगैरह वाली सिचुएशन तो बनती नहीं है कि आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, आपने समाज के खिलाफ अपराध किया है, तो ये अवधारणा रहती है। पर इस बात के बावजूद कुछ अपराध भले ही वो क्रिमिनल नेचर के हों, वो ऐसे माने गए हैं जहां पर पैसा देकर सजा को कम कराया जा सकता है या खत्म कराया जा सकता है। इसको बोलते कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। ये सारे अपराधों के बारे में नहीं है, एक लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस है, केवल उन्हीं के बारे में ऐसा हो सकता है। वो सीरियस हैं पर इतने भी सीरियस नहीं है, जिनका नेचर थोड़ा सा है, तो वो क्रिमिनल ऑफेंसेस, पर वो थोड़ा सा उनका जो नेचर है वो प्राइवेट है, तो वहां पे कंपाउंडिंग अलाउ होती है। तो अगर ये जो अपराध है जिसके बारे में कंप्लेनेंट ने कंप्लेन दी है, जिसमें वो एब्सेंट है उसकी हियरिंग पे, वो एक ऐसा अपराध है जो कंपाउंड किया जा सकता है हमारे सीआरपीसी के अंदर।
या फिर वो एक ऐसा अपराध है जो कॉग्निजेबल नहीं है। अब कॉग्निजेबल का तो मतलब समझते हो ना, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल में फर्क समझते हो। अब आप सभी लोग मुझे बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जल्दी से। ठीक है, तो अगर ये दो सिचुएशन बन रही हैं कि वो जो ऑफेंस है वो कंपाउंडेबल है और वो अपराध एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो, जरूरी नहीं है, अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो उस एक्यूज को डिस्चार्ज कर सकता है बिना उसके खिलाफ चार्ज को फ्रेम करे। तो अगर किसी कंप्लेनेंट ने कंप्लेन फाइल की है और उस कंप्लेन की सुनवाई के दौरान कंप्लेनेंट खुद नहीं आता है और वो अपराध या तो कंपाउंडेबल, दोनों होना जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई भी एक हो, या तो वो कंपाउंडेबल हो या फिर नॉन कॉग्निजेबल हो, तो भले ही कंप्लेनेंट मौजूद नहीं है उसकी अनुपस्थिति में भी कोर्ट एक्यूज को डिस्चार्ज कर सकता है। डिस्चार्ज का मतलब बिना फ्रेम करे। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली सही बताया बच्चे आप लोगों ने कि हमारा ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है इसका मतलब होता है जहां पे पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, कंपैरेटिवली सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। और नॉन कॉग्निजेबल मतलब जहां पे बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। तो वो जो अपराध है इस सेक्शन का फायदा उठाने के लिए कंपाउंडेबल होना चाहिए, या तो मतलब 320 के अंदर गिरे, या फिर नॉन कॉग्निजेबल होना चाहिए। दोनों ही एक ही ओर इशारा है कि एक तो वो पर्सनल नेचर का अपराध है और एक वो इतना सीरियस नहीं है, ऐसी सिचुएशन में बिना कंप्लेनेंट के डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब आते हैं बच्चे अपने आखिरी सेक्शन पे। अब ये सेक्शन है बच्चे थोड़ा सा लेंदी है, पर इसमें सारे पॉइंट्स में आपको बहुत ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, बस जो बातें मैं आपको बता रहा हूं उन्हीं पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये जो सेक्शन 250 है बच्चे, ये बात करता है कंपेंसेशन के बारे में। और ये कंपेंसेशन कब पे किया जाना है, जब किसी व्यक्ति पे आप आरोप लगाते हो, मतलब किसी व्यक्ति को एक्यूज बनाते हो और आपके पास कोई ठोस वजह नहीं होती ऐसा करने की। हमारे देश के अंदर बच्चे ये बहुत बड़ी परेशानी है, लोगों को झूठे केसों में फंसाया जाता है विदाउट एनी रीजनेबल कोज। आजकल तो थ्रेट बन गया है ये कि तुझे तो मैं फंसा दूंगा, तू मेरे को ये प्रॉपर्टी दे दे, तू ये कर दे, तू मेरी बात मान ले, वरना जिंदगी तेरी कोर्ट के चक्कर काटते हुए कट जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए हमारा सेक्शन 250 बनाया गया है। तो देखते हैं बच्चे क्या करता कहता है हमारा ये सेक्शन। अगर किसी भी केस के अंदर जो या तो कंप्लेंट के आधार पर आया है या फिर एफआईआर के आधार पर आया है, मतलब पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आया है, दोनों में से कोई भी सिचुएशन बने, कोई भी व्यक्ति है जिसपे आरोप लगाए गए हैं और उसके बारे में मजिस्ट्रेट के पास पावर थी ट्रायल चलाने की। अब मजिस्ट्रेट ने उन आरोपों को सुनने के बाद, समझने के बाद, डिपेंडिंग की वो पुलिस रिपोर्ट वाली स्थिति थी या कंप्लेंट वाली स्थिति थी, कौन से सेक्शन से अप्लाई हो रहे थे, 238 से लेके 43 तक अप्लाई हो रहे थे या 44 से 47 तक अप्लाई हो रहे थे, दोनों में से किसी भी सिचुएशन में जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, या तो उन्होंने उस एक्यूज व्यक्ति को डिस्चार्ज कर दिया, मतलब चार्ज फ्रेम करने से पहले ही डिस्चार्ज कर दिया क्योंकि उनको दम नहीं लगी प्रोसिक्यूशन के केस में, या फिर पूरा ट्रायल चलाने के बाद, मतलब चार्ज भी फ्रेम करे, ट्रायल भी चलाया और फिर एक्विट किया 248 के अंदर। पर इन दोनों ही जगह, चाहे वो डिस्चार्ज करने की स्थिति रही हो, चाहे वो एक्यूट करने की स्थिति रही हो, मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा लगा कि ये बिल्कुल पूर्णतः एक झूठा केस था जिसका पर्पस केवल और केवल इस एक्यूज व्यक्ति को परेशान करना था, इसकी रेपुटेशन को खराब करना था। एक भी पॉइंट ऐसा निकल के नहीं आया जो जेन्युइन लगा हो, जिसमें दम लगी हो, जिसमें लगा हो कि ये एक बोनाफाइड केस है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे ये जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, ये जो कंप्लेनेंट है जिसने वो कंप्लेन फाइल करी है, या वो जो व्यक्ति है जिसने एफआईआर लिखवाई है पुलिस के सामने, उसको एक मौका देंगे कि भाई बताओ आपने ऐसा क्यों किया, आपने इस एक्यूज व्यक्ति के खिलाफ ऐसी कंप्लेंट क्यों फाइल की, ऐसा एफआईआर क्यों लिखाया, क्यों ऐसे बेसलेस एलिगेशन आपने लगाए। उसको एक मौका देगा अपनी बात को रखने का। वो जो भी बातें कहेगा कंप्लेनेंट, उसको कोर्ट रिकॉर्ड करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा। अगर उन सारी बातों को सुनने और समझने के बाद भी कोर्ट को ऐसा लगता है
कि एक्यूज व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, तो वो इस कंप्लेनेंट को बोलेगा कि वो इस एक्यूज व्यक्ति को कंपेंसेशन पे करेगा, मतलब पैसा पे करेगा। पर जब वो ऐसा ऑर्डर जारी करेगा कंपेंसेशन पे करने का, उसको अपनी पेकुनरी लिमिट्स में ले रहना है। वैसे तो बच्चे क्रिमिनल कोड की पेकुनरी लिमिट नहीं होती है, तो यहां पे पेकुनरी लिमिट को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि उनके पास कितनी पावर है कितने अमाउंट तक फाइन लगाने की। तो वो मैक्सिमम फाइन जितना इंपोज कर सकते हैं ना, उतने अमाउंट तक का कंपेंसेशन देने का ऑर्डर दे सकते हैं एक्यूज्ड व्यक्ति को। तो डिपेंडिंग ऑन द सेक्शन कि कहां पे कौन सा कोर्ट एक्सरसाइज कर रहा है जुडिक्शन को, अगर वो कोर्ट ऑफ सेशन है, मजिस्ट्रेट, वैसे यहाँ पे तो सेक्शन 250 में केवल मजिस्ट्रेट की ही सिचुएशन को हम देख रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा वो सीजेएम है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि उसकी कितनी फाइन लगाने की कैपेबिलिटी है। जितनी भी कैपेबिलिटी है उतने तक वो कंपेंसेशन पे करने के लिए बोल सकता है, और कंप्लेनेंट को ये कंपेंसेशन पे करना ही होगा हमारे इस एक्यूज व्यक्ति को। और अगर ये पेमेंट नहीं की गई तो ये जो व्यक्ति है, ये जो कंप्लेनेंट है, इसको जेल जाना पड़ सकता है 30 दिन तक के लिए। इसको 30 दिन तक के लिए जेल के अंदर डाल सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब, अगर इसने ऑर्डर के बावजूद कंपेंसेशन पे नहीं की। पर ये जो जेल जाना रहेगा इस कंप्लेनेंट व्यक्ति के द्वारा कंपेंसेशन ना पे करने की स्थिति में, उस पे लगेंगे बच्चे सेक्शन 68 और सेक्शन 69 ऑफ आईपीसी। ये दोनों सेक्शंस बच्चे मैंने आपको पढ़ाए हैं। अगर आप इन दोनों सेक्शंस को खोल के देखेंगे तो इसमें प्रोपोर्शनल पेमेंट्स की बात होती है कि आप अगर अपने फाइन का एक हिस्सा पे कर देते हो तो उस हद तक जो आपका इंप्रिजनमेंट है वो डिडक्ट हो जाता है। तो मानो अगर इस व्यक्ति ने आधा फाइन पे कर दिया तो 30 दिन तक भेज सकते हैं ना उसको जेल को, और मानो 30 दिन के लिए भेजा गया तो उसके 15 दिन हो जाएंगे। तो प्रोपोर्शनल पेमेंट की पॉसिबिलिटी होती है, तो वैसा हो सकता है। ठीक है, तो आईपीसी के सेक्शन 68 और 69 लागू होते हैं। ठीक है, पर हमारे मजिस्ट्रेट के द्वारा कंपेंसेशन पे किए जाने का मतलब ये नहीं है कि हमारा ये जो एक्यूज व्यक्ति है जिसपे सब तरीके के ये नकली चार्जेस लगाए गए थे, वो इस कंप्लेनेंट के खिलाफ सिविल केस फाइल नहीं कर सकेगा या कोई क्रिमिनल केस फाइल नहीं कर सकेगा इस आधार पर कि उसे झूठा फंसाया गया था। बच्चे ये जो बात है, ये फॉल्स प्रोसिक्यूशन वाली बात है ना, ये फॉल्स एक्यूजेशन वाली बात है, ये सिविल लॉ के अंदर टॉर्ट के अंदर गिरता है। ये एक टॉर्ट होता है, इसके लिए डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं, क्रिमिनल लाइबिलिटी भी बनती है इसकी फॉल्स प्रोसिक्यूशन के अंदर। तो भले ही यहां पे कंपेंसेशन मिल जाए, पर वो हमारे इस व्यक्ति का अधिकार नहीं छीन सकते कि वो इस कंप्लेनेंट के खिलाफ कल को टॉर्ट के अंदर केस फाइल करे और इससे पैसा वसूले या फिर इसको क्रिमिनल लायबिलिटी के अंदर खदेड़े। दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं। पर अगर सिविल लायबिलिटी के अंदर कल को हमारा एक्शन लेता है ये एक्यूज व्यक्ति जिसको झूठा फंसाया गया था, तो और जितना भी पैसा उसको कल को अवार्ड हुआ, मानो वो सिविल केस जीत गया और उसको पैसे जो मिलेंगे, उस पैसे में से उतना पैसा डिडक्ट कर दिया जाएगा जो उसको फाइन के तौर पर पहले से मिल चुका है। मानो 50,000 रुपए मिले सिविल केस के अंदर, और जो फाइन लगा था उसपे मानो 2,000 रुपए का लगा था, जो मतलब कंपेंसेशन जो देना पड़ा था वो 2,000 का देना पड़ा था इस सेक्शन के अंदर, तो सिविल केस में उसको 48,000 रुपीज मिलेंगे। तो वो सिविल केस फाइल तो कर सकता है, पर कल को उससे अमाउंट अवार्ड हुआ तो उस अमाउंट में से उतना अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा जो उसको कंपेंसेशन के तौर पर मिल चुका है इस सेक्शन 250 के अंदर। ठीक है, हाँ। और जहां तक बात, अगर ये जो सेक्शन 250 का इस्तेमाल है वो एक मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास कर रहा है, मतलब कोई मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास है जिसके सामने ये सारी कार्रवाई हुई थी, जिसने पाया कि एक्यूज्ड व्यक्ति के खिलाफ झूठे इल्जाम लगे हुए हैं और वो कंपेंसेशन पे करने के लिए बोल रहा है, पर जो अमाउंट बताया है इस मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास ने, वो अमाउंट 1,000 रुपए से ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में इस ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल की जा सकेगी। आप सीनियर मजिस्ट्रेट के पास जा सकोगे और बोल सकोगे कि इन मजिस्ट्रेट साहब ने मेरे पे ज्यादा फाइन लगा दिया, इसको आप छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, कोई ऐसी परेशानी नहीं है।
ठीक है, अगर आप सब रूल 6 को सबसेक्शन 6 को करना चाहते हो स्किप, यू कैन स्किप इट, कोई इतनी परेशानी नहीं। ठीक है, ठीक है, फिर ये उसी की बात है कि उसमें अपील में अगर आप जा रहे हो तो वो अपील डिसाइड होनी चाहिए, और वो जो भी कंपेंसेशन डिटरमाइन होगा वो अपीलेट कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से होगा। ठीक है, और ये जो हमने लॉ पढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी जो हमने यहाँ पे पढ़ा इस सेक्शन 250 के अंदर कंपेंसेशन वाली जो बात पढ़ी, ये बात वारंट केसेस में तो अप्लाई होती है। आज जो हमने सारे सिचुएशंस पढ़ी सेक्शन 238 से लेके 249 तक, वो सारे कौन से केस थे बच्चे? वारंट केसेस, जो मजिस्ट्रेट ट्रायल चला रहा था, जिनके बारे में जो वारंट केसेस थे। कल हम पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वीक हम पढ़ेंगे सम्मन केसेस। ये जो सेक्शन 250 है, ये वारंट केसेस पे तो अप्लाई होता ही है, पर ये सम्मन केसेस पे भी अप्लाई होगा। तो कल को अगर सम्मन केस में भी किसी को झूठा फंसाया जा रहा है, तो उसके बारे में भी सेक्शन 250 के अंदर कंपेंसेशन दी जा सकती है। तो जल्दी से बच्चे नोट कर लो और क्रॉस चेक कर लो क्या क्या पढ़ा है हमने सेक्शन 250 के अंदर। सेक्शन 250 के अंदर कंपेंसेशन की बात होती है किसी व्यक्ति को झूठा फंसाने के अंदर। अगर मजिस्ट्रेट साहब किसी व्यक्ति को डिस्चार्ज कर रहे हैं या एक्विट कर रहे हैं ट्रायल चलाने के बाद, और ऐसा करते वक्त उन्हें फील हो रहा है कि बिल्कुल झूठा फंसाया गया था, तो वो उस कंप्लेनेंट को मौका देंगे कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, अपनी बात को आगे रखने का मौका देंगे। उन सारी बातों को सोचने समझने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है तो वो कंपेंसेशन अवार्ड कर सकता है उस एक्यूज व्यक्ति के फेवर में, और इस कंप्लेनेंट को बोल सकता है कि आपको इतना इतना पैसा देना पड़ेगा। पर जितने भी पैसे का वो कंपेंसेशन का ऑर्डर दे रहा है, वो उसकी फाइन की लिमिट्स के अंदर होना चाहिए। जितने का वो फाइन लगा सकता है मैक्सिमम, उतने तक का ही होना चाहिए। डिफॉल्ट की स्थिति में इस कंप्लेनेंट को जेल भेजा जा सकता है 30 साल के लिए, और इस स्थिति में, जेल जाने की स्थिति में सेक्शन 68 और 69 अप्लाई होते हैं, जहां पे प्रोपोर्शनल पेमेंट्स प्रोपोर्शनल तरीके से जो जेल की अवधि है उसको कम कम कर सकते हैं। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं है, कंपेंसेशन अवार्ड देने का मतलब ये नहीं है कि वो सिविल केस या क्रिमिनल केस कल को फाइल नहीं कर पाएगा इस कंप्लेनेंट के खिलाफ। पर कल को अगर किसी सिविल केस के अंदर अमाउंट अवार्ड होता है, तो उस अमाउंट में से उतना अमाउंट डिडक्ट कर लेंगे जो कंपेंसेशन के तौर पर यहाँ पे मिल गया है। और ये जो सेक्शन है वो वारंट केसेस और समन केसेस दोनों में अप्लाई होता है। बोलते बोलते मैं थक गया। अब मुझे आप जल्दी से बताओ कि आप सभी लोगों को सेक्शन 248, 249 और 250 समझ में आया है? क्लियर है बच्चे? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, फटाफट से वाई टाइप करके बताएंगे। अब यू ऑल क्लियर? कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है? एक एक बच्चे का मुझे नाम चाहिए यहाँ पे। ऑल गुड, ऑल फाइन। चलो जाते जाते मेरे को 2 मिनट दो, मैं रिवाइज करा देता हूं आपको, ठीक है? दिमाग में स्ट्रक्चर बना लेना। बच्चे आज हमने पढ़ा चैप्टर 19, जो ट्रायल ऑफ वारंट केसेस की बात करता है बाय द मजिस्ट्रेट्स। इसको हमने 3 भागों में पढ़ा। इसका पहला भाग था जहां पे वारंट केसेस में ट्रायल चला रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब, जो केसेस पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आए हैं। इसके लिए सेक्शन 238 से लेके 243 तक काम करते हैं बच्चे। फिर दूसरे भाग में हमने पढ़ा ऐसे केसेस जिसके बारे में ट्रायल, वारंट केसेस जिसके बारे में ट्रायल तो मजिस्ट्रेट साहब चला रहे हैं, पर जो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर नहीं आ रहे। इनके बारे में सेक्शन 244 से 247 तक हमने लॉ पढ़ा। दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं, थोड़े से ही बदलाव हैं। जो बदलाव इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि वहां पे इंफॉर्मेशन का लैक है, और कोई वजह नहीं है। और आखिरी में तीसरे भाग में हमने कंक्लूजन ऑफ ट्रायल के बारे में पढ़ा, जो दोनों सिचुएशंस में अप्लाई होते हैं, पुलिस रिपोर्ट वाली में भी और पुलिस रिपोर्ट के बिना भी। जिसमें हमने 3 सेक्शंस पढ़े, एक्विटल और कन्विक्शन, कंप्लेनेंट की एब्सेंस होने वाला है, और कंपेंसेशन वाला। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। कल को एग्जाम अगर बच्चे दिमाग लगाओ, सेक्शन 250 में दोनों सिचुएशंस है, डिस्चार्ज की भी बात की गई है और एक्विटल की भी बात कही गई है। डिस्चार्ज का मतलब क्या है? ट्रायल चला ही नहीं, ट्रायल चलने से पहले, मतलब चार्ज फ्रेम होने से पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया, तो वहां पे ट्रायल होगा नहीं। और जब एक्विटल की सिचुएशन बोलेंगे, दैट मींस चार्ज फ्रेम हुआ था, ट्रायल चला था, तब जाके एक्विटल हुआ। तो इन बोथ ऑफ द सिचुएशंस 250 पिक्चर में आ सकता है। ठीक है, तो कल को अगर कभी भी क्वेश्चन आए बच्चे, जो आएगा, ठीक है, आएगा ही आएगा, या तो इससे आएगा या कोर्ट ऑफ सेशन से आएगा, तो आप उसको फोड़ देना, बिल्कुल एक भी पॉइंट छोड़ना मत। चलो, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको मजा आ रहा है। जिस जिस बच्चे ने कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम अभी तक नहीं दिया है, आई एम कीपिंग एन आई ऑन दैट, उसको जल्दी से अटेम्प्ट करो, ठीक है? चलो बाय बाय, कल 5 बजे, 7 बजे और 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन।